नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात उस कहानी की होगी जिससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ 15 वर्षों में पीयूष जैन एक साधारण व्यापारी से नंबर 2 की कमाई का किंग कैसे बन गया। आज पीयूष जैन के काले कारनामों की पूरी किताब आपके सामने होगी। एक एक पन्ना हम पलटेंगे ताकि पीयूष जैन की अकूत संपत्ति और उसके साम्राज्य की पहेली में क्यों उलझी हुई हैं जांच एजेंसियां, आपको ये पता चल सके। थाने में जमीन पर क्यों गुजारी पीयूष ने पूरी रात। क्यों बार बार बदल देता था घर का चौकीदार। पुरानी गाड़ी और पैसे के लेन देन का रिश्ता क्या। क्या पीयूष का किसी बड़े नेता से रिश्ता है। $125 किलो सोना, 257 करोड़ कैश, 500 चाबियां। काले धन का कुबेर किसका है राजदार। कभी एक बहुत छोटे से मकान में रहने वाले पीयूष जैन के पास आज देश विदेश तक प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं। छापे के दौरान पीयूष जैन के ठिकानों से कैश की बरामदगी से ऑफिसर्स का माथा ठनका। प्रश्न यही है कि आखिर पीयूष जैन इत्र का ऐसा कौन सा धंधा कर रहा था कि इतनी बेतहाशा उसने कमाई कर ली। मकान की दीवारों के लेकर तहखानों में नोटों को छिपाना उसे क्यों पड़ा। अब तक के छापे में जो नोट बरामद हुए हैं, जो पैसा बरामद हुआ है, वो यही गवाही दे रहा है कि पीयूष जैन तो काली कमाई का टकसाल है। इतनी काली कमाई कि 3 लाख से ज्यादा पलंग खरीद सके, लेकिन कानून का शिकंजा कसा तो सीधे फर्श पर आ गया। काला धन इतना कि 25,700 लोगों को 1-1 लाख रुपए बांटा जा सके, लेकिन कलई खुली तो थाने की जमीन पर रात गुजारनी पड़ी। नकदी इतनी मिली कि जांच एजेंसियों को गिनने में 150 घंटे का वक्त लग गया। अब नंबर 2 की कमाई का वही किंग राज उगलने लगा है। ये तस्वीरें कानपुर के काकादेव थाने की हैं और ये तस्वीरें पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद हुए कैश की है। दोनों तस्वीरों को देखिए और समझिए। एक तस्वीर कानून की आंखों में धूल झोंककर जुटाई गई बेहिसाब दौलत की है। दूसरी तस्वीर कानून के फंदे में फंसे उसी काले कुबेर के फर्श पर रात गुजारने की है। बेहिसाब दौलत भी पीयूष को बचा नहीं सकी। सोचिए, अगर पीयूष जैन की काली कमाई का सुराग नहीं मिलता तो ये आलीशान मकान के मखमली गद्दे पर आज सो रहा होता, अपने बेडरूम में गर्म तापमान में सो रहा होता। देखिए, आज यहाँ ना कोई मखमली बिस्तर है, ना तो लाखों का बेड, ना कोई हीटर। ये थाना है, थाने की फर्श है और उसी फर्श पर काले धन का कुबेर है। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति,
करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आया। ये कानून की ताकत है और इसी कानून की ताकत के तहत ये पीयूष जैन तस्वीर में जो देख रहा है, कंबल ओढ़ करके जो शख्स लेटा हुआ है, ये पीयूष जैन है। वही पीयूष जैन जिसके घर में ठिकानों में छापेमारी के लिए करीब कहा जाए कि अगर 150 घंटे लगाए गए, 50 घंटे तक लगातार पूछताछ की गई, 50 घंटे तक पीयूष जैन से पूछताछ की गई। करोड़ों रुपया उनके अलमारियों में मिला, तिजोरियों में मिला, तिजोरियां काटी गईं, जो दरवाजे थे उनको काटने के लिए गैस कटर का प्रयोग किया गया, तब जाकर के करोड़ों रुपया इनके पास से बरामदगी हुई है। जीएसटी के इतिहास में पीयूष जैन, ये शख्स जो जमीन में लेटा हुआ है, इसके घर से जीएसटी के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी अगर कहा जाए तो हुई है। रात थाने में यूं गुजरी और दिन में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया गया। इसमें आज माननीय न्यायालय ने रिमांड 14 दिन के लिए दिया है और इसमें टैक्स की चोरी जो पाई गई, अभी लेटेस्ट डेटा के अनुसार 31 करोड़ 50 लाख रुपए का टैक्स का एवेजन सामने आया है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। कानून का फंदा पीयूष जैन पर कस चुका है। एक नहीं, तमाम एजेंसियां अब पीयूष जैन के काले खजाने के तार को जोड़ने में लगी है। सवाल यही है कि इतनी दौलत कमाई तो कमाई कैसे, इतनी दौलत छिपाई तो छिपाई कैसे। आज तक संवाददाता संतोष शर्मा कानपुर में पीयूष जैन के उस आलिशान कोठी पर पहुंचे जहां छापेमारी में काले धन की बड़ी खेप मिली। ग्राउंड जीरो पर जो दिखा और जो पता चला वो चौंकाने वाला है। सोचिए, जिस काले कुबेर ने अपनी कोठी में 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 257 करोड़ छिपा कर रखे थे, वही कुबेर पुरानी गाड़ियों से चलता था। कोठी के अंदर काला धन आता और जाता रहा, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तो इसकी बड़ी वजह पीयूष की लाइफ स्टाइल है। करोड़पति पीयूष जैन की जिंदगी में अगर गाड़ियों की बात करें, ये सिर्फ 2 गाड़ियां। एक गाड़ी ये टोयोटा की कोरोला गाड़ी है, यूपी 74 AB 6394। नंबर की सीरीज को देखकर लगता है कि लगभग 8 से 10 साल पुरानी ये गाड़ी है। गाड़ी का रखरखाव एक आम आदमी की तरह इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये एक ऐसे व्यक्ति की गाड़ी है जिसकी अलमारी में करोड़ों रुपया यूं ही पड़ा रहता है। करोड़ों रुपया अलमारियों से बरामद हुआ, सोना बरामद हुआ, बेशकीमती दस्तावेजों जो प्रॉपर्टीज थी उनके पेपर्स मिले हैं। इस पूरे घर की रखवाली के लिए इस घर में सिर्फ 2 नौकर, दोनों ही नौकर क्या चौकीदार अगर कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। दोनों ही चौकीदारों को करीब 7,500 रुपए तनख्वाह, और सबसे अहम बात कि दोनों ही जो चौकीदार थे वो ज्यादा पुराने नहीं हैं। मतलब कि अमूमन नौकरों को बदलने की जो स्ट्रैटेजी थी वो पीयूष जैन की बहुत अहम थी कि घर में कोई पुराना नौकर रहेगा तो घर को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, और वो नहीं चाहता था कि कोई उसके घर के अंदर के हालात को बहुत अच्छे से समझ सके। इस कोठी के अंदर का राज न खुले, लिहाजा घरेलू नौकर नहीं रखे जाते थे। सिर्फ चौकीदार की नियुक्ति होती थी जिन्हें कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। हम कैमरे में। अच्छा, नहीं, तो ये बताइए कि इस घर में कितने लोग रहते हैं इनके यहाँ पर? इनके यहाँ पर मतलब जो बच्चे लोग रहते हैं, मतलब जो है। कौन कौन? पीयूष जैन और पीयूष जैन तो लड़का है। और पीयूष जैन तो मतलब मालिक है, मतलब जो है। हाँ। और उनके लड़के रहते हैं, पढ़ते ही हैं। अच्छा, कितने लड़के हैं उनके? 2 लड़के हैं। क्या नाम है उनका? एक का गोलू और एक का प्रशांत। अच्छा, और जिस दिन ये 22 तारीख से आए हैं यहाँ पर, तो क्या अंदर कितने गेट वेट काटे गए हैं, कितना क्या कुछ? हम लोग अंदर नहीं गए भैया। अच्छा, तो कभी पता कितना सामान निकला है? हम यहाँ नहीं बता सके। कितना बड़ा मकान है ये? और भी कोई मकान है आनंदपुरी में? ये मकान है। इनकम टैक्स और जीएसटी की कई टीमों ने इस कोठी का कोना कोना खंगाला है। कोठी ने राज उगल दिए हैं और अब बारी पीयूष जैन के राज उगलने की है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। पीयूष जैन की गिरफ्तारी से काले धन के सीक्रेट गेम के कई सारे कोड अब डिकोड हो सकते हैं। मतलब यह हुआ कि बेहिसाब दौलत को जुटाने का चोर दरवाजा क्या है, चोर दरवाजे से कितनी दौलत बनाई गई, इस खेल में और कौन कौन शामिल था पीयूष जैन के साथ।
बड़ी बात यह है कि कन्नौज के इत्र व्यापारी को इत्र एसोसिएशन ने यह कहा कि पीयूष जैन इत्र का धंधा करता ही नहीं है। पिता केमिस्ट, लेकिन बेटा काली कमाई का कुबेर निकला। वही धन कुबेर जिसके दिल में अभी कई राज दफन है। वही धन कुबेर जिससे 257 करोड़ कैश के राज उगलवाने में जांच टीम जुटी हुई है। सवाल यही है कि इतना कैश पीयूष जैन के पास आया कहां से? काली कमाई के खेल में कितने और खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके चेहरे से नकाब उतरना बाकी है? पीयूष जैन के लिए तो मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है जीएसटी और डीजीजीआई के द्वारा, क्योंकि अमूमन जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तारी नहीं होती है। बहुत रेयर जब पुख्ता सबूत मिलते हैं और बड़ी जीएसटी चोरी के मामले सामने आते हैं तब गिरफ्तारी होती है। लेकिन पीयूष जैन को कल गिरफ्तार कर लिया गया। 120 घंटे की जांच और करीब 50 घंटे की पूछताछ के बाद पीयूष जैन गिरफ्तार कर लिए गए। इसी मकान के अंदर से करोड़ों रुपया मिला है। मकान की अगर हम बात करें तो मकान एक किले नुमे से बाहर एक साधारण बंगले की तरह नजर आएगा, लेकिन आप बंगले के चारों तरफ जो देखा जाए तो बैरिकेडिंग लगी हुई है। ऊपर जो है कांटेदार तार लगाए गए हैं। यह बता रहा है कि किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। सुरक्षा इसलिए की गई थी कि ताकि कोई अंदर ना आ जा सके। जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो पूरे तरीके से ब्लैक स्क्रीन से ढकी गई हैं ताकि दरवाजों से या खिड़की से कोई अंदर क्या चल रहा है वो ना देख सके। 120 घंटे की छापेमारी और 50 घंटे की पूछताछ के बाद प्रॉपर्टी और कैश की जो लिस्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक 257 करोड़ कैश और 100 करोड़ की ज्वेलरी बरामद हुई है। पीयूष जैन के 18 लॉकर का पता चला है। कानपुर और कन्नौज से 500 चाबियों का गुच्छा मिला है। अंदेशा है कि ये उन तालों की चाबियां हैं जिनके पीछे कैश छिपा कर रखा गया है। जांच एजेंसियों को घर से 16 संपत्तियों के कागजात मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि दुबई में खरीदी गई 2 प्रॉपर्टी के दस्तावेज छापेमारी में मिले हैं। वहीं मुंबई में 1 प्रॉपर्टी, दिल्ली में 2, कन्नौज में 7 और कानपुर में 4 प्रॉपर्टी के कागजात मिले हैं। वैसे पीयूष जैन का पूरा कारोबार कानपुर से चलता था, लेकिन वो रहने वाला कन्नौज का है। आज तक की टीम कन्नौज में पीयूष जैन के पुश्तैनी घर पर पहुंची। ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये यहाँ से इनका ऑफिस शुरू हो जाता है और यहाँ पर नोटिस 2 अलग चस्पा करने का रीजन भी यही है। यहीं से कुछ टीम्स अंदर भी गई थी। आगे आप आएंगे, ये मेन ऑफिस का यहाँ पर ये डोर है और यहाँ पर भी आप देखेंगे नोटिस चस्पा है। पीयूष जैन का जो भी पैसे का लेन देन होता था या पैसे को लेकर जो बातचीत होती थी, कारोबार को लेकर जो बातचीत होती थी, वो इसी दफ्तर में होती थी। अब ठीक पीछे अगर आप देखेंगे, ये जो मैं आपको डोर अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप एक और नोटिस चस्पा देखेंगे जो किसी ने रिमूव किया हुआ है। पर ये वो डोर है जहां से सारी जो टीम्स इंटेलिजेंस यूनिट की, जीएसटी की, वो यहीं से जा रही हैं और यहीं से बाहर आ रही हैं। यही वो घर है जहां पर छापेमारी हुई, लेकिन पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी कि पीयूष का यही घर काला धन छिपाने का अड्डा है। हम भाई मंदिर आए, मंदिर दर्शन किए, उसके बाद वो हमको मिले, हमने जयराम की, उन्होंने जयराम की, बस उसके बाद अपने अपने घर। पीयूष जैन का परिवार भले ही धन कुबेर था, लेकिन कन्नौज के लोग बताते हैं कि पूरा परिवार लो प्रोफाइल रहता था। यहाँ तक कि आस पड़ोस में रहने वालों को रत्ती भर भनक नहीं लगी कि इत्र कारोबारी नंबर 2 की कमाई का किंग है। वैसे छापेमारी के बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी बाजार गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी पीयूष जैन के बहाने एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। शासन के नियोजनों से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ये तब अपनाए जा रहे हैं कि जब उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सरकार जा रही है उनकी। ये वापस नहीं लौट रहे हैं। ये सोचते हैं कि समाजवादी विजय तक रुक जाएगा। आपने छापा मार करके ये बता दिया है कि आने वाले समय में समाजवादी लोग ही आ रहे हैं
उत्तर प्रदेश की जनता आपको हटाने जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का सियासी खेल शुरू हो चुका है। सवाल यही है कि काली कमाई के खेल में कितने किरदारों के राज खुलने अभी बाकी हैं। सवाल नंबर 1, काले धन का पान मसाला और इत्र के धंधे से कनेक्शन क्या है? सवाल नंबर 2, क्या पीयूष जैन हवाला रैकेट का बड़ा खिलाड़ी है? सवाल नंबर 3, सैकड़ों करोड़ का कैश पीयूष जैन के पास आया कहां से? सवाल नंबर 4, घर में मिले कैश के अलग अलग बंडल क्यों बनाकर रखे गए थे? सवाल नंबर 5, 5 लाख का बंडल, 10 लाख का बंडल और 15 लाख का बंडल क्यों? सवाल नंबर 6, क्या बरामदगी हुई नकदी का इस्तेमाल चुनाव में होना था? सवाल नंबर 7, क्या पीयूष जैन किसी पार्टी के खजांची के तौर पर काम कर रहे थे? सवाल नंबर 8, काले धन के खेल में क्या कोई बड़ी पार्टी और नेता भी शामिल है? इनकम टैक्स और जीएसटी अभी इस केस की जांच कर रहे हैं। बहुत जल्द ईडी भी काले खेल से पर्दा उठाने के लिए जांच में शामिल होगी। यानी अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। मुमकिन है पीयूष जैन पूरे खेल की छोटी मछली हो, अभी बड़ी मछली का पकड़ा जाना बाकी हो। कन्नौज से समर श्रीवास्तव के साथ कानपुर से संतोष शर्मा, आज तक। काले धन के कुबेर पीयूष जैन को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार उसे पूछताछ चल रही है। वहीं रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज को गिरफ्तार करने की अब मांग बहुत तेज उठ रही है। आखिर धर्म संसद की आड़ में नफरत की जुबान का खेल क्या है, देखिए। वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेश दिया। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। सत्यानाश हो जाएगा अगर राजा कट्टर हिंदूवादी नहीं बिठाया आपने। नाम कालीचरण महाराज, पहचान धर्मगुरु, आरोप महात्मा के मुजरिम। कोई इन्हें संत कहता है, कोई इन्हें स्वामी कहता है, कोई इन्हें महात्मा कहता है। नाम के आगे महाराज लगा है, लेकिन इनकी जुबान, इनकी बोली, इनके विचार इतने भद्दे हैं कि हम आपको सुना भी नहीं सकते। ये स्वयंभू महाराज है, लेकिन इनकी जहरीली जुबान सुनने के बाद आप यही कहेंगे कि ये महाराज नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने वाला मुजरिम है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर यह महाराज राष्ट्रपति को अपशब्द बोलता है और नाथूराम गोडसे की तारीफ में कसीदे पढ़ता है। राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया। 2-2 कब्जाएं हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। इस सोच से घृणा नहीं तो और क्या करें। देश और दुनिया के लिए सत्य और अहिंसा की विरासत छोड़कर गए बापू का यह अपमान नहीं तो क्या है। महात्मा ने सत्य का रास्ता दिखाया, लेकिन अब कुछ संत अधर्म की राह दिखा रहे हैं। और नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का। कालीचरण महाराज दावा यही करते हैं कि उनका काम प्रवचन देने का है, इंसानों को इंसानियत सिखाने का है। लेकिन रायपुर में हुई धर्म संसद में कालीचरण महाराज ने मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को सिर्फ लांघा नहीं, बल्कि मिटा दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और उनके कातिल गोडसे के लिए ताली का। राजा कट्टर हिंदूवादी बिठा। और यज्ञ में जैसे आहुतियां देने के लिए उत्सुक रहते हैं, उस प्रकार वोट करने जाइए हिंदुत्व के लिए। नाम के लिए यह धर्म संसद है, लेकिन यहाँ का कृत्य अधर्म वाला है। सवाल यही है कि धर्म के नाम पर नफरत की खेती की इजाजत किसने दी? संत समाज भी महात्मा का अपमान करने वाले कालीचरण महाराज के बयान की खुलकर भर्त्सना कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उसके बाद नोट में छापे हुए आते हैं। उनके ऐसे बात अपना विचार
अकेले आप व्यक्त कर सकते हैं, सामाजिक तौर से ऐसे आप नहीं कर सकते हैं, वो ठीक नहीं है। किसी भी महापुरुष को अपशब्द कहा जाना सर्वथा अनुचित और निंदनीय है, और जो उन्होंने कृत्य किया वो अमर्यादित है। इसकी पूरी निंदा होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई भी की होनी चाहिए। गांधी जी के विषय में जो भी शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे, हैं और भविष्य में रहेंगे। हालांकि संत को अपनी भाषा पर विशेष मर्यादा रखना चाहिए, नहीं ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो राष्ट्र के प्रति सजग है, राष्ट्र के प्रति चिंतित है, जो राष्ट्र के प्रति चिंता करता है, वो अगर गलत राष्ट्र के प्रति होता देखेगा, देश के प्रति गलत देखेगा, तो कहीं ना कहीं से आग बबूला होगा ही। धर्म संसद में किसी संत द्वारा बोली गई ये वाणी बहुत पीड़ादायक है। सवाल सिर्फ भाषा और मर्यादा का नहीं है, बल्कि गोडसे के बहाने नफरत वाली सोच के प्रचार प्रसार का है। अब इस मुद्दे को भुनाने के लिए बीजेपी को कांग्रेस घेर रही है। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब चूंकि FIR दर्ज हो गया, पुलिस इस सारे प्रकरण को देख रही है, जो तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है, और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती है। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कालीचरण महाराज पर कार्रवाई की बात कही तो राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बिना किसी का नाम लिए बड़ी बात कही। आप मुझे बेड़ियों से जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। रायपुर से हेमेंद्र शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। आप धर्म संसद में जहरीली जुबान की रिपोर्ट देख चुके हैं। आइए अब आपको राजनीति में जुबानी युद्ध दिखाते हैं। चुनाव से पहले कैसे कैसे राजनीतिक प्रयोग का दौर इस समय चल रहा है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जहरीली होती जा रही है। अभी ओवैसी के बयान पर सियासी घमासान मचा ही था। इसी बीच यूपी के पंचायत राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने राहुल गांधी से लेकर ओवैसी पर जनेऊ वाला सियासी वार किया। चिंता मत करो, अगर अगली बार सरकार आएगी, आपका जैसा ही विश्वास है, स्नेह है, आपकी सक्रियता से लगता है, तो ये ओवैसी भी जनेऊ डाल के घूमेगा, अपना गोत्र बताएगा। चिंता आपको याद होगा कि इससे पहले हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला था। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। वहीं कुछ दिन पहले ओवैसी की धमकी वाली जुबानी को लेकर सियासी बवंडर मचा था। मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। तो क्या चुनाव आते ही नेता अपने शब्दों की मर्यादा भूल जाते हैं? कोई धर्म पर आ जाता है तो कोई जनेऊ पर, और तो कोई धमकी पर। शरद मलिक, शामली, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर, और उसके बाद सलमान को सांप ने काटा। सलमान के बर्थडे से पहले कैसे फैली सनसनी, आइए उससे पहले देखते हैं हेडलाइंस। स्वागत एक बार फिर से आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। और अब खबर सलमान खान की। सलमान खान के लाखों करोड़ों फैन से लेकर समूचे बॉलीवुड में एक ही चर्चा है, और वो ये कि सलमान खान को बर्थडे से पहले सांप ने कैसे काट लिया। सलमान के फैंस की धड़कनें बढ़ गईं। जब तक सलमान खान अस्पताल में रहे, पूरे 6 घंटे तक उनके चाहने वालों के दिल धक धक करते रहे। हर कोई यही जानना चाहता था कि सलमान खान को सांप ने कैसे काट लिया, कहीं वो जहरीला सांप तो नहीं है, और सलमान उस समय क्या कर रहे थे जब उन्हें सांप ने काटा। सलमान खान को सांप ने कब और कैसे काट लिया?
सांप के काटने के बाद सलमान ने क्या किया? कमरे के अंदर सांप घुस गया तो बच्चे डर गए, चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया तो मैंने सांप को यूं ले लिया दूसरे हाथ में। जिस सांप ने सलमान को काटा वो कितना जहरीला था? डैड ने पूछा क्या हुआ, तो सांप जिंदा है, तो ऐसा टाइगर जिंदा है। सांप के काटने से कैसे बढ़ गई सलमान के फैंस की धड़कनें? सब कुछ मेरे लिए भाईजानी है। कैसे सलमान को लेकर बॉलीवुड में मच गई खलबली? सलमान के बर्थडे पर कैसे मिला जहरीला गिफ्ट? सांप की काटने के बाद सलमान खान क्या बोले? डैड ने पूछा क्या हुआ, कि सांप जिंदा है, तो ऐसा टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। सलमान खान अपना 56वां बर्थडे मनाने के लिए पनवेल वाले अपने फार्म हाउस पर गए थे, लेकिन बर्थडे से एक दिन पहले ही सांप ने उन्हें काट लिया। सलमान के लिए दुआ और दवा दोनों शुरू हुई और सलमान की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन सलमान अस्पताल से निकलकर सांप के काटने की पूरी घटना भी बता रहे थे, जो सबको हिला देने वाली थी। सलमान की कामयाबी के लिए उनके फैंस झोली फैलाकर दुआएं मांग रहे थे, क्योंकि सलमान खान की दीवानगी उनके फैंस में जबरदस्त है और सलमान खान भी अपने फैंस की शुभकामनाओं को स्वैग से स्वीकार करने वाले थे। सलमान खान अपना 56वां बर्थडे मनाने के लिए अपने परिवार के साथ पनवेल के फार्म हाउस चले गए थे, लेकिन बर्थडे से ठीक पहले सलमान के फैंस को 440 वोल्ट का झटका लगा। जी हां, पनवेल के फार्म हाउस में सलमान खान को सांप ने काट लिया। जैसे ही ये खबर पनवेल के गेस्ट हाउस से बाहर निकली, देश भर में उनके फैंस के बीच फैल गई। पूरा बॉलीवुड इस खबर को सुनकर हैरान और परेशान सा हो गया। हर कोई चर्चा करने लगा, पता नहीं जिस सांप ने सलमान को काटा है वो कितना जहरीला है। और जब ये पता चला कि सांप के काटने के बाद सलमान खान को अस्पताल ले जाया गया है, तो फैंस का डरना लाजमी था। हर कोई यही सोच रहा था कि बर्थडे से ठीक पहले सलमान के साथ ये क्या हो गया। सलमान खैरियत से तो हैं। 6 घंटे अस्पताल में बिताकर और सांप के काटने का इलाज करवाकर जब सलमान खान अस्पताल से सबके सामने आए, तब जाकर उनके फैंस की जान में जान आई और सलमान खान ने सांप के काटने की कहानी सबको सुनाई। वो सांप धीरे धीरे लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया, मेरे हाथ पे आ गया तो मैंने सांप को यूं ले लिया दूसरे हाथ में और वो लकड़ी छोड़ के सांप को मैंने पकड़ लिया छोड़ने के लिए। तो यहाँ के जितने भी गांव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा, तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए। आज हम आपको बताएंगे कि सलमान को जिस सांप ने काटा वो कितना जहरीला था। अगर सलमान वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचते तो क्या होता और सलमान का इलाज कैसे किया गया। हम आपको बता दें कि सलमान खान हर साल अपना बर्थडे अपनी फैमिली और खास दोस्तों के साथ पनवेल फार्म हाउस पर मनाते हैं। इस बार भी सलमान खान पनवेल फार्म हाउस में ही पहुंचे हुए थे, तभी फार्म हाउस के कमरे के अंदर सांप आ गया। सलमान खान ने उसे लकड़ी से उठाया तो उसने काट लिया, लेकिन डर ये था कि कहीं ये सांप जहरीला ना हो। ऐसे में हॉस्पिटल में सलमान के साथ साथ सांप को भी ले जाया गया। हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है, वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। जिस वक्त सलमान को सांप ने काटा, बताया गया है कि ये करेत सांप है।
जो बहुत जहरीला होता है। हम आपको बता दें कि भारत में पाए जाने वाले 4 सबसे जहरीले सांपों में करेत की गिनती होती है। इसके काटने का ठीक से पता भी नहीं चलता। बहुत हल्का दर्द होने से कई बार नींद में ही मौत हो जाती है। लेकिन अस्पताल ने बताया कि सलमान को काटने वाला वो करेत सांप नहीं था। जैसे ही सलमान खान हॉस्पिटल पहुंचे, उन्हें तुरंत एंटी वेनम इंजेक्शन दिया गया। वो भी एक तरह का नहीं, बल्कि कई सांपों से बचाव का एंटी वेनम इंजेक्शन सलमान को दिया गया, जिसमें क्रेट से लेकर वाइपर और कोबरा का एंटी वेनम भी शामिल है। हर एक सांप का एंटी वेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए, प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के, आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो, तो वो ले लिया एंटी वेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पर रखा उन्होंने। भले ही सलमान को सांप के काटने के बाद उनके फैंस डर गए हों, लेकिन सलमान खान हॉस्पिटल से बाहर आए तो एकदम दबंग अंदाज में। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सांप से दोस्ती हो गई थी, और जब उनके पिता सलीम खान ने सलमान से खैरियत पूछी तो सलमान ने कहा, टाइगर अभी जिंदा है और सांप भी जिंदा है। डैडी ने पूछा क्या हुआ, कि सांप जिंदा है, तो ऐसा हाँ, टाइगर भी जिंदा है, सांप भी जिंदा है। शुक्र है सलमान सुरक्षित हैं और उनके लाखों चाहने वाले उनके बर्थडे पर केक काट रहे हैं। और मुंबई में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जबरदस्त भीड़ जुटी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। यह अपने आप में हैरान कर देने वाली खबर है कि जो सांप का जहर इंसान की जान ले लेता है, उसी से ही सांप के कांटे की दवा बनाई जाती है। हम आपको ये बता दें कि सभी सांप जहरीले नहीं होते। जानकारी के अनुसार सांप की लगभग 3,500 प्रजातियां हैं और इन 3,500 प्रजातियों में से लगभग 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में हर साल 81,000 से लेकर 1,38,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। WHO के अनुसार अगर कोई जहरीला सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो उसे लकवा तक मार सकता है। सांप के काटने से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। जहर रक्त विकार का कारण बन सकता है, जिससे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं और साथ ही साथ किडनी फेलियर का जोखिम बढ़ जाता है। मौत भी हो सकती है सांप के काटने से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप के कांटे की दवा एंटी वेनम बनाने के लिए सांप के जहर की थोड़ी सी मात्रा घोड़े के शरीर में डाली जाती है। ये विशेष घोड़े होते हैं। जानकारी के अनुसार घोड़े के शरीर में जहर जाते ही इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाने लगता है और जहर खत्म हो जाता है। इसके बाद घोड़े के शरीर से खून निकाला जाता है, फिर उस खून से सीरम तैयार किया जाता है, जिससे एंटी वेनम बनता है और इसी को कहते हैं सांप के कांटे की दवा। गनीमत ये रही कि सलमान को समय पर अस्पताल में इलाज मिल गया, उन्होंने एंटी वेनम भी ले ली। अब सलमान के फैंस खुश हैं। सलमान को 56वें बर्थडे पर बधाई दे रहे हैं। सलमान खान के लिए अब 27 दिसंबर की तारीख और भी विशेष बन गई, क्योंकि सलमान के जन्मदिन के दिन ही उनकी भांजी आयत का भी जन्मदिन होता है। खान के 56वें जन्मदिन पर इस बार 2 बातें खास हैं। एक तो उनका इस दफा बर्थडे सेलिब्रेशन पिछली दफा से अलग है। ये सभी जानते हैं सलमान ने भले ही अभी तक शादी ना की हो, लेकिन वो एक फैमिली मैन है। बॉलीवुड के टाइगर कैसे बन गए सलमान, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।